जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है इनकम टैक्स का। अभी तक हम 3 लेक्चर खत्म कर चुके हैं और हम आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। हम आज के लेक्चर में सैलरी हेड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे और हम एक कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक अलावेंस होता है, हाउस रेंट अलावेंस, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये हेड काफी बड़ा है। आप जितनी भी इनकम सैलरी से कमाते हो उससे रिलेटेड ये पूरा हेड है। क्योंकि अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें मैंने आपको ओवरव्यू बताया था कि हमारे चैप्टर का ओवरव्यू है। उसमें जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो तो उसमें आप सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हो। उसके बाद में जो इनकम होती है उसको डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में क्लासीफाई करते हो कि किस सोर्स से कमाई गई इनकम है। तो वहां पर हम एक स्पेसिफिक हेड है जो कि सैलरी हेड है, कि जो व्यक्ति वेतन से अपनी आय कमाता है उस व्यक्ति के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। और उस आय का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसके अंदर जो भी डिडक्शंस अलावेंसेस मिलेंगे, मतलब आपको सैलरी के अलावा अगर कोई और भत्ता मिल रहा है, कोई अलावेंस मिल रहा है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या वो टैक्सेबल होगा, क्या वो नहीं होगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट है हाउस रेंट अलावेंस, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारे पास जो 5 हेड ऑफ इनकम थे उसको मिलाकर हमारा टोटल इनकम हम कैलकुलेट करते थे। तो 5 जो हेड ऑफ इनकम है उसमें है सबसे पहला हेड हमारा सैलरी हेड। तो हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, ठीक है। वैसे ही पांचों हेड के चार्जिंग सेक्शन दिए हैं, इस चार्ज के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चार्ट में हम सबसे पहले देखते हैं सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन नंबर है 15, ठीक है। आज हम सिर्फ सैलरी हेड पढ़ेंगे और सैलरी हेड में भी सिर्फ हाउस रेंट अलावेंस पढ़ेंगे और थोड़ा सा सैलरी हेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इसमें यहाँ पर उसका एक सेक्शन होता है चार्जिंग सेक्शन, ये सेक्शन नंबर होता है 15 सैलरी हेड का। उसके बाद होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका होता है सेक्शन नंबर 22 चार्जिंग सेक्शन। उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब पीजीबीपी हेड, उसका होता है चार्जिंग सेक्शन नंबर 28। उसके बाद होता है कैपिटल गेन्स वाला हेड, उसका चार्जिंग सेक्शन है 45 सेक्शन। और उसके बाद आता है अदर सोर्सेस वाला हेड, उसका है सेक्शन नंबर 56, ठीक। तो ये इनके चार्जिंग सेक्शन हो गए। उसके बाद आता है यहाँ पे डीमिंग प्रोविजन, मतलब डीम्ड, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डीम्ड रेसिडेंट बढ़ाया था, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 1A, उसमें मैंने डीम्ड रेसिडेंट पढ़ाया था कि इस व्यक्ति को हम रेसिडेंट मान लेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर डीमिंग प्रोविजन है कि अगर ऐसी कोई इनकम है तो उसको हम मान लेंगे कि ये इस हेड की इनकम है। तो यहाँ पर ऐसा सैलरी हेड में ऐसा कोई है, वो है नहीं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजंस दिए हैं डीमिंग इनकम के हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में, वो है 25A एंड 27 वाला नंबर। उसके बाद आता है अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन में सेक्शन नंबर 41। और उसके बाद कैपिटल गेन्स में यहाँ पर 46, 46A, 50B, 50C, 50CA और 50D। इतना सारा अपने सिलेबस में है नहीं, मैं आपको एक ओवरव्यू के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें इसमें हैं। डिडक्शंस वाला अगर पढ़ते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर डिडक्शन आपके सिलेबस के अंदर दिया है, डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम। तो जब आप सैलरी हेड पढ़ रहे हो तो सैलरी हेड की जो डिडक्शंस है वो सेक्शन नंबर 16 में दी गई है। उसी प्रकार से हाउस प्रॉपर्टी की जो डिडक्शंस वाली यहाँ पर दी गई डिडक्शन अलाउेबल, वो है सेक्शन नंबर 24 में। वैसे ही यहाँ पर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ये 30 to 37 काफी ज्यादा यहाँ पर सेक्शंस है, ठीक है। 6-7 सेक्शन है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर कैपिटल गेन में अगर देखें तो यहाँ पर डिडक्शन के लिए 48, 1, 2 एंड 54 सेक्शन है। और उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन नंबर 57 है। उसके बाद डिडक्शन नॉट अलाउेबल, मतलब अगर ऐसी कोई इनकम है उसके ऊपर डिडक्शंस अलाउड नहीं है, तो वो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन नंबर 25, यहाँ पर 40 to 40A। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 48 में दिया है और यहाँ पर अदर सोर्सेस में 58 दिया है। उसी प्रकार से अदर प्रोविजंस भी है। तो ये एक ओवरव्यू है इस हेड का। आज हम सैलरी वाले हेड की बात करेंगे, उसमें चार्जिंग सेक्शन है 15 और उसके बाद डिडक्शन अलाउेबल वाला जो सेक्शन है वो 16 है और अदर प्रोविजंस में सेक्शन नंबर 17 है। मतलब यहाँ पर हमारे को सैलरी हेड में कितने सेक्शंस पढ़ने, तो 3 है, 15, 16 एंड 17, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है हमको क्या कहता है, द प्रोविजंस pertaining टू इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी आर कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 15, 16 एंड 17। ये मैंने अभी बताया कि सैलरी हेड में कितने प्रोविजंस है, तो 3 सेक्शन है, 15, 16 और 17। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग सेक्शन है, उसमें क्या कहते हैं, सैलरी ड्यू, सैलरी पेड और अलाउड थ्रू नॉट ड्यू और अरियर्स ऑफ सैलरी। मतलब अब अगर कोई इनकम है उसको सैलरी हेड में कब कंसिडर करेंगे, सैलरी ड्यू हुई, रिसीव हुई, वो सारी चीजें इस सेक्शन में दी है। अब ये अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे अपने को ऐसा थेरेटिकल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर हमारे को जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में ही हम बात करेंगे। ये मैं आपको चार्ट इसलिए बना के लाया हूँ कि आप एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ से ले लें। उसके बाद आता है जो डिडक्शन वाला सेक्शन, मतलब आपकी जो इनकम है उसमें से आपको कुछ छूट प्रदान की जाएगी। तो सैलरी हेड की छूट किस सेक्शन में मिलती है? सेक्शन नंबर 16 में। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ये सारे जो भी वेतन से आय कमा रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहा है, उसको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपको। उसके बाद है एक इंटरटेनमेंट अलावेंस, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिल रहा है तो उसी के लिए ये यहाँ पे अलावेबल है, मतलब वही वहाँ की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको अगर एंटरटेनमेंट अलावेंस मिल रहा है तो वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। उसी प्रकार से प्रोफेशनल टैक्स, इसकी एक लिमिट दी गई है कि इतना प्रोफेशनल टैक्स की आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये होता है सेक्शन नंबर 16। उसके बाद होता है सेक्शन नंबर 17। यहाँ पर सैलरी का मतलब बताया गया है। परक्यूसिट्स मतलब कोई अदर बेनिफिट्स आपको कंपनी दे रही है, पैसा दे रही है उसके लिए, तो वो परक्यूसिट्स के बारे में, और प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, इसके बारे में सेक्शन नंबर 17 बात करता है। तो ये हमारा हो गया एक ओवरव्यू। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से अलावेंसेस है जो पूरी तरीके से टैक्सेबल है, मतलब अगर आपको कंपनी से कोई अलावेंसेस, कोई भत्ता मिल रहा है, तो कौन कौन से अलावेंसेस है जो फुल्ली टैक्सेबल है, जो पार्टली टैक्सेबल है, और कोई से फुल्ली एग्जम्प्टेड है, मतलब अगर आपको मिल रहे हैं तो उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, मतलब वो आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते समय आपके मल्टीपल अलावेंसेस भी होंगे। आपको बेसिक सैलरी मिल रही होगी, आपको डियरनेस अलावेंस मिल रहा होगा, आपको लीव ट्रेवल कंसेशन मिल रहा होगा, आपका हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा होगा। ऐसे नाना प्रकार के आपको यहाँ पर अलावेंसेस देखने को मिलेंगे, और उसमें से कुछ पूरी तरीके से टैक्सेबल है, कुछ आधे मतलब पार्टली टैक्सेबल है, और कुछ है जो कि फुल्ली एग्जाम्प्ट है, मतलब उनको आपकी इनकम में भी ऐड नहीं करेंगे। डायरेक्टली आपको अगर मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है, उसको आपको इनकम में इंक्लूड ही नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से अलावेंसेस है जो फुल्ली टैक्सेबल है। तो एक होता है इंटरटेनमेंट अलावेंस, वो है फुल्ली टैक्सेबल। ठीक, उसके बाद आता है हमारा डियरनेस अलावेंस, ये होता है महंगाई भत्ता, ये भी है फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद आता है ओवर टाइम अलावेंस, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम कर रहा है उसको अलावेंस मिल रहा है उसका, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद आता है सिटी कंपनसेटरी अलावेंस टू मीट इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज, मतलब कोई व्यक्ति है जो कि किसी बड़ी सिटी में रहता है तो उसको वहां पर उस हिसाब से सिटी कंपनसेटरी अलावेंस मिलता है, तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद आता है हमारे पास में इंटरिम अलावेंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये एक लिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए डायरेक्ट अलावेंस से रिलेटेड कि कौन सा अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है या कौन सा अलावेंस पार्टली टैक्सेबल है, उसमें से 3 इसके नाम दे दे, एक इधर वाले अलावेंस का नाम दे दे, तो आप डायरेक्टली वहां पर आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें कुछ और अलावेंस है जो कि नेक्स्ट पेज पर पहुंच गए, तो हम पहले उनको पढ़ते हैं। ये फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस है। एक सर्वेंट अलावेंस, मतलब किसी व्यक्ति को आप एज अ सर्वेंट रखते हैं, उसके लिए आपको अलावेंस मिल रहा है कंपनी की तरफ से, तो फुल्ली टैक्सेबल है। एक है प्रोजेक्ट अलावेंस। ठीक, उसके बाद आता है टिफिन लंच डिनर अलावेंस, अगर आपको कंपनी टिफिन का या लंच का या डिनर का पैसा दे रही है तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। एनी अदर कैश अलावेंस, अगर कैश में कोई अलावेंस आपको मिल रहा है, फुल्ली टैक्सेबल है। वार्डन अलावेंस है, नॉन पार्टिसिपेटिंग अलावेंस है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है टू एम्प्लॉय अदर देन ब्लाइंड डेफ एंड डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। तो ये जो अलावेंसेस के मैंने नाम पढ़े हैं ये फुल्ली टैक्सेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लिमिट्स, मतलब कितना भी मिल रहा हो फुल्ली तरीके से आपको टैक्स देना पड़ेगा, मीन्स आपकी इनकम में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर थे पार्टली टैक्सेबल, मतलब पार्टली टैक्सेबल मतलब इनके लिए कुछ कैलकुलेशंस के क्राइटेरिया दिए गए हैं, उस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद में जितना अमाउंट वहां से आपको अलाउड है, मतलब जितना अमाउंट आपको वहां से डिडक्शन के रूप में अलाउड है कि आप इसको छूट प्राप्त कर सकते हो उस अलावेंस के ऊपर, तो वो आपसे वहां से हटा लेना। तो इसमें आता है हमारे पास एक हाउस रेंट अलावेंस, इसका सेक्शन है सेक्शन 1013A। ये वाला जो है हाउस रेंट अलावेंस मेरे हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि छोटा सा कैलकुलेशन होता है इसका कि आपको जो भी अलावेंस मिल रहा है तो उसका कैलकुलेशन करते हैं कि इतना मिल रहा है आपको और इतना अलाउड है, और मतलब एज ए डिडक्शन अलाउड है तो उतना आप माइनस कर दो और बाकी आप आपकी टैक्सेबल इनकम में जोड़ दो। एक होता है स्पेशल अलावेंस। ठीक है, तो ये दो अलावेंसेस है जो कि पार्टली टैक्सेबल है, मतलब इनका कुछ हिस्सा टैक्सेबल होगा और कुछ हिस्सा एज अ डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं फुल्ली एग्जम्प्ट अलावेंसेस। फुल्ली एग्जम्प्ट अलावेंसेस वो अलावेंसेस हो गए जिनको आपको इनकम में ऐड ही नहीं करना है। तो कौन कौन से अलावेंसेस है? अलावेंसेस टू हाई कोर्ट जजेस, अगर कोई हाई कोर्ट का जज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, हाई कोर्ट का जज, उसको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अलावेंस मिल रहा है
तो वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होगा, मतलब उसको उसकी इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। दूसरा आता है अलाउंसेस पेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कोई अलाउंसेस पे करती है टू देयर एम्प्लॉइज, तो वो वहां पर फुल्ली तरीके से एग्जम्प्ट होगा इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब वो एम्प्लॉई आईटीआर फाइल करेगा, उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, वहां पर बताएगा कि ये मेरे अलाउंसेस मुझे मिले गए हैं, तो वो अलाउंसेस को इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा फ्रॉम इन हेड ऑफ सैलरी। उसके बाद आता है यहाँ पर कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय अ जज। अगर किसी जज को कोई कंपनसेटरी अलाउंस मिल रहा है तो वो भी वहां पर एज अ डिडक्शन अलाउड होगा। उसके बाद आता है सेम्चुअरी अलाउंसेस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोई अलाउंस मिल रहा है तो वो भी वहां पर एज अ डिडक्ट पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होगा। उसके बाद आता है अलाउंसेस ग्रांटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कोई अलाउंस मिल रहा है तो वो भी फुल्ली तरीके से एग्जम्प्ट होगा, मतलब पूरी तरीके से वो अपनी कर की सीमा से बाहर होगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो इतने अलाउंसेस थे जो कि फुल्ली एग्जम्प्ट थे। ठीक है, तो आज अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया है कि जो फुल्ली टैक्सेबल है, जो कि अगर आपको मिल भी रहे हैं तो भी आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। उसके बाद में आता है पार्टली टैक्सेबल और उसके बाद आता है फुल्ली एग्जाम्प्ट। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये आपको पीडीएफ एज इट इज हमारी ड्राइव पे आपको मिल रही होगी। आप वहां से इसको पढ़ के नोट डाउन कर सकते हो, और या तो नोट डाउन करके टाइम खराब नहीं करें, ऐसे कैसे इसको पढ़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर करते जाएं। अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला आता है हमारा, ये अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद आता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, मतलब आप अगर कहीं पर रेंट से रहते हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो और रेंट से रहते हो, और कंपनी आपको उसके लिए अलाउंस देती है, भत्ता देती है कि आप जो भी किराया दे रहे हो वो आपको आपकी सैलरी में इंक्लूड करके देते हैं, और फिर आप वो मकान मालिक को पे करते हो। तो उसकी एक लिमिट है, वो लिमिट आपको यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करनी है और उसका क्या अमाउंट आएगा जो कि एज ए डिडक्शन अलाउड होगा। तो ये आता है हाउस रेंट अलाउंस का सेक्शन है सेक्शन 10(13)(a) सब सेक्शन 13(a). HR इज a special allowance specially granted to employees by his employer towards payment of rent। रेंट का पेमेंट करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंस देता है, उसको हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। सेक्शन नंबर है 10 सबसेक्शन 13(a). ठीक है, वहां तक पढ़ लिया अपन ने फॉर रेंट फॉर द रेसिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय। फिर HRA ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय इज एग्जम्प्ट इन टू द एक्सटेंट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इस लिमिट तक वो एग्जम्प्ट होगा, मतलब उस लिमिट तक उसका डिडक्शन ले सकते हो, बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट आपको टैक्सेबल होगा। तो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है अगर मेट्रो सिटीज में, अगर एम्प्लॉय मेट्रो सिटीज में रह रहा है, मतलब मेट्रो सिटीज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन 4 सिटी में से किसी भी सिटी में रह रहा है तो उसके लिए कैलकुलेशन अलग है। और एनी अदर सिटी में रह रहा है, मतलब जैसे अपन इंदौर में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके लिए कैलकुलेशन अलग होगा। ठीक है, उज्जैन में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको अगर HRA मिल रहा है तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। अगर इन 4 मेट्रो सिटीज में रह रहा है तो उसके लिए कैलकुलेशन अलग होगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बोला गया है HRA एक्चुअली रिसीव्ड फॉर द रिलेवेंट पीरियड। अगर किसी को सैलरी के साथ में हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो सबसे पहला वाला पॉइंट कहता है कि HRA एक्चुअली रिसीव्ड फॉर द रिलेवेंट पीरियड। एक रिलेवेंट पीरियड के लिए अगर उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो वो कितना एक्चुअल अमाउंट जो मिलता है वो अमाउंट या तो उसने जितना रेंट पे किया एंड 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। अब यहाँ पर जो दूसरा वाला पॉइंट में कहा है कि उसने जितना रेंट पे किया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है एक वो अमाउंट निकाल लो। तीसरा आता है 50% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, मतलब 50% ऑफ सैलरी के अमाउंट का 50%, ये तीन ऐसे 3 अमाउंट आपने कैलकुलेट करे और इसमें से जो सबसे कम हो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, वो अमाउंट होगा एज अ डिडक्शन इन HRA अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो तो। और उसके बाद यही की यही सेम कैलकुलेशन होगा अदर सिटीज में। इसमें बस लास्ट वाले पॉइंट में यहाँ पर आ जाएगा 40%, मतलब एक्चुअल HRA रिसीव्ड फॉर द रिलेवेंट पीरियड, उसके बाद में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 40% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो तो 50% है यहाँ पर, और अगर आप मेट्रो सिटीज में नहीं रह रहे हो कि एनी अदर सिटी में रह रहे हो तो यहाँ पर है 40%। ठीक है, ये होता है HRA का कैलकुलेशन, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, और तीसरा 50% ऑफ सैलरीज फॉर द रिलेवेंट पीरियड इफ द एम्प्लॉय इज स्टेइंग इन अ मेट्रो सिटी। और अगर मेट्रो सिटी में स्टे नहीं कर रहा है किसी अदर सिटी में तो फिर 40% यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये होता है HRA का कैलकुलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पे कुछ नोट्स आते हैं हमारे को।
नोट्स क्या कहते हैं, नोट्स में ये बताया गया है कि भाई एचआरए कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पर 10% ऑफ सैलरी कहा गया है। ठीक है, तो सैलरी क्या होगी यहाँ पे, मतलब जब 10% आप सैलरी का कैलकुलेट करोगे तो क्या क्या चीज़ को सैलरी में इंक्लूड करना है क्या नहीं करना है, तो वो यहाँ पर पॉइंट्स कहे गए हैं। तो हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर पढ़ते हैं। पॉइंट क्या कहता है, एग्जाम्शन इज नॉट अवेलेबल टू द असेसी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस। मतलब आप सोचो कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ इंदौर में, और मेरा घर भी इंदौर में ही है, और मुझे कंपनी से एचआरए मिलता है, और मैं एचआरए की डिडक्शन क्लेम करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरे खुद के घर में रह रहा हूँ, तो मैं रेंट पे नहीं करता। तो मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हालांकि करने वाले सब कुछ कर लेते हैं, अपने खुद के घर में रहते हुए भी वो एचआरए की डिडक्शन को क्लेम कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है एग्जाम्शन इज नॉट अवेलेबल टू द असेसीज हु लिव्स इन हिज ओन हाउस और इन अ हाउस ऑफ फॉर विच ही इज नॉट इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ द रेंट, मतलब जिसके लिए वो रेंट नहीं दे रहा है। दूसरा आता है यहाँ पर सैलरी फॉर दिस पर्पस, मतलब वहां पर था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का कैलकुलेशन के लिए मतलब सैलरी में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, तो सैलरी फॉर द पर्पस मींस बेसिक सैलरी होना चाहिए, डियरनेस अलाउंस को भी ऐड करेंगे इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अगर एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर मिल रहा है कमीशन, तो ये तीन चीज़ों को मिला के जो अमाउंट आएगा उसको कहेंगे हम सैलरी। ठीक है, जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी के बाद जो अमाउंट आ रहा है, तो ये जो सैलरी है ना, इस सैलरी का अमाउंट को आप कैलकुलेट करना है, तो उसमें आएगा बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी या 10% ऑफ डियरनेस अलाउंस, कमीशन का अमाउंट क्या है, तो अगर परसेंटेज में दिया है तो उसको हम सैलरी के कैलकुलेशन में कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तीसरा आता है रिलेवेंट पीरियड, वहां पर लिखा गया था कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड, या 50% ऑफ द बेसिक 50% ऑफ सैलरी फॉर द रिलेवेंट पीरियड। तो रिलेवेंट पीरियड क्या होता है, रिलेवेंट पीरियड मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द सेड एकोमोडेशन वॉज ऑक्यूपाइड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब उस पीरियड के दौरान जिसमें असेसी ने एकोमोडेशन को लिया गया होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये नोट्स दिए गए थे, सपोर्टिंग में बताया गया था कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसके अंदर कुछ टर्म्स को क्लेरिफाई कर दिया यहाँ पे कि आप जब भी कैलकुलेशन करोगे तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करना है, रिलेवेंट पीरियड किसको कहेंगे, और अगर एम्प्लॉय खुद के घर में रह रहा है तो वो अगर रेंट पे नहीं कर रहा है तो, और उसको फिर भी अगर एचआरए मिल रहा है तो वो उसको वहां पर डिडक्शन के रूप में क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे होता है यहाँ पर, ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पर होता है जब आप सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस तरीके से होता है कैलकुलेशन। अब ये जो चीज है इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन नंबर 16, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने एचआरए पढ़ा, उसका सेक्शन नंबर क्या था 1013A, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 13A। उसी प्रकार से कुछ अदर डिडक्शंस भी है। आपने जब आपकी बेसिक सैलरी मतलब आप जब सैलरी का कैलकुलेशन करते हो, सैलरी की इनकम का कैलकुलेशन करते हो, तो उसमें सबसे पहले बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, एचआरए मतलब जो टैक्सेबल वाला अमाउंट है वो, ऐसे बहुत सारे अलाउंस मिला के और सारी उसकी डिडक्शंस हटा के आप एक अमाउंट तक पहुंचते हो, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के बाद में कुछ डिडक्शंस मिलती है जो कि जितने भी वेतन से आय कमा रहा है जो भी असेसी है उनको सबको मिलती है। तो वो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस दी गई है आपको, वो कौन कौन सी है, तो वो जो दी गई है वो दी गई है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के अंदर। ये डिडक्शंस क्या कहती है अब इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्या कहती है। एक तो मिलेगी सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) है, अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी ग्रॉस सैलरी अगर 50,000 रुपए आ रही है, साल की ग्रॉस सैलरी 50,000 आ रही है सब कुछ जोड़ के, मतलब उसमें बेसिक सैलरी भी आ गया, डियरनेस अलाउंस भी आ गया, कमीशन आ गया, हाउस रेंट अलाउंस आ गया, लीव ट्रेवल कंसेशन, से सारे अलाउंसेस ऐड करके जो हमने प्रीवियस पढ़े कौन से, जो फुल्ली पार्टली और फुल्ली एग्जाम्ड वाले थे, उनको सबको कंसिडर करके हम एक ग्रॉस सैलरी के अमाउंट पे बेचे। और ये ग्रॉस सैलरी का अमाउंट अगर 50,000 है या उससे कम है, ठीक है, तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, या सैलरी विच एवर इज लेस। अगर उसकी सैलरी ये ग्रॉस सैलरी निकल के आई सपोज 40,000, तो उसकी ये ग्रॉस सैलरी 40,000 है और स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको कितनी मिल जाएगी 40,000 की, तो उसकी यहाँ पर ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 0, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा। और अगर किसी व्यक्ति की जैसे साल की सैलरी आ रही है यहाँ पे 12 लाख या 10 लाख, टोटल हम कैलकुलेट करके आए
और यहाँ पे हम 10 लाख वाले अमाउंट पे पहुंच गए। तो ये 10 लाख उसकी ग्रॉस सैलरी है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगी उसको, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या गया है, अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस, तो उसकी यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपीज। ठीक है, तो मैक्सिमम 50,000 रुपीज मिलती है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन और सैलरी विच एवर इज लेस। तो मैक्सिमम आप तो याद कर लो कि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16(1) है। उसके बाद आता है इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, यहाँ पर कहा गया है इंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही डिडक्शन इसकी मिलती है। ठीक है, तो ये इंटरटेनमेंट अलाउंस का यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउेबल एज डिडक्शन, मतलब इन तीनों में से जो कम हो। तो क्या अमाउंट है, एक तो या तो 5,000 रुपए या 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, अगर जो बेसिक सैलरी उसको मिल रही है उसका 1/5 आप करोगे, एक वो अमाउंट। और तीसरा एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड, मतलब सपोज उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे मिल रहा है 10,000 रुपए। ठीक है, उसकी बेसिक सैलरी अगर मैं कहूँ तो उसकी बेसिक सैलरी है 25,000 रुपए। ठीक है, साल की 2.5 लाख रुपए मान लेते हैं, 25,000 तो बहुत कम हो गई। यहाँ पर उसकी बेसिक सैलरी है 2,50,000 रुपीज। और तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर 5,000 रुपए का अमाउंट, एक तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5,000 रुपीज, या तो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब इसका यहाँ पर पांचवा भाग निकाल लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000 रुपीज। और आता है यहाँ पर एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव, तो उसको साल के दौरान 10,000 रुपए का इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिला। तो इन तीनों में से जो कम हो, मतलब इन तीनों में से जो कम, तो 5,000। तो ये अमाउंट यहाँ पर आपको निकालना है। तो उसका कैलकुलेशन ऐसे होगा कि एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, वहां पर वो एज अ डिडक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। तो उसकी भी यहाँ पर आपको लिमिट दी गई है। ये सारी डिडक्शन माइनस करने के बाद आप पहुंचोगे इनकम अंडर द हेड सैलरी, और इसको फिर आपकी जब आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालते तो उसमें ये सैलरी से इनकम को ऐड करोगे, अदर हेड से जो इनकम आएगी उसको भी ऐड करोगे, इसे सारे हेड्स की इनकम को ऐड करके जो इनकम आएगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम डिडक्शन माइनस करते हैं, उसके बाद जो इनकम आती है हमारी टोटल इनकम, उसके ऊपर फिर स्लैब रेट और ये सारी चीजें अप्लाई होती है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर 3 अलावेंस पढ़ लिए अभी तक। कौन कौन से अलावेंस हमने पढ़ लिए यहाँ पर, एक तो हाउस रेंट अलावेंस का कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास एंटरटेनमेंट अलावेंस, मतलब कौन से अमाउंट की आपको मैक्सिमम कितने अमाउंट तक की आपको डिडक्शन मिल सकती है। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये मिलती है 50,000 रुपए तक की। और इसके बाद होता है प्रोफेशनल टैक्स पेड जो होता है, उसकी यहाँ पर आपको डिडक्शन मिलती है। तो इतना सारा हमारा आज के लिए कवर हुआ। अब हम आगे चलते हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, परीक्षा प्रो में आपको एक ही एनरोलमेंट के अंदर आपको सारी राज्य सरकार की जितनी भी टेस्ट सीरीज परीक्षा पर अवेलेबल है, सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। साथ ही आपको उसी में यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के डेली डोज टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज डेली डोज यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद में ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, जो कि 10 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। उसमें सारे टेस्ट जितने भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो मिलेंगे। तो अगर आप परीक्षा प्रो को एनरोल करना चाहते हैं तो आप परीक्षा एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और परीक्षा एप्लीकेशन पर जाकर आप परीक्षा प्रो का सब्सक्रिप्शन एनरोल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर एचआरए का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि कितने एचआरए की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसिप्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। उसको एम्प्लॉयर से क्या क्या चीजें मिलती है, उसको मिलती है यहाँ पर बेसिक सैलरी मिलती है, उसको मिलता है यहाँ पर डियरनेस अलाउंस मिलता है, ठीक है, उसको मिलता है यहाँ पर कमीशन मिलता है 50,000 रुपीज पर एनम। उसके बाद उसको मिलता है मोटर कार फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंसेस मेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब वो खुद के यूज के लिए कार का उसको अलाउंस मिलता है, वो उसको पर्सनल यूज के लिए यूज करता है, ठीक है, लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है, तो ये उसको 1,500 रुपये पर मंथ का मिलता है। उसके बाद उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 15,000 रुपीज पर मंथ। अब नीचे लिखा गया है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ HRA एलिजिबल फॉर एग्जामिशन टू मिस्टर राजकुमार assuming that he paid a rent of rupees 16,000 per month for his accommodation at कानपुर। अब ये मेट्रो सिटी है क्या, ये मेट्रो सिटी नहीं है कानपुर, क्योंकि वहां पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इन 4 सिटीज को मेट्रो सिटी का दर्जा दिया गया था एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी जब हमने पढ़ा वहां मेट्रो सिटी में 4 सिटी के नाम थे, अगर उन 4 सिटी में से एक सिटी अगर होती तो हम वहां पर 50% ऑफ बेसिक सैलरी
लेते जब हम एचआरए का कैलकुलेशन करते। लेकिन यहाँ पर कानपुर लिखा है, मतलब हम यहाँ पर 40% का अमाउंट लेंगे। तो यहाँ पर करना है डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऐसा लिखा गया है। मतलब इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा था। अगर डियरनेस अलाउंस मिल रहा है तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ था। तो हम जब भी एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जब हम बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन को भी लेंगे अगर वो फिक्स्ड परसेंट से मिल रहा है। अब यहाँ पर डियरनेस अलाउंस कैसे मिल रहा है, यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, फिक्स परसेंटेज नहीं मिल रहा। तो अब यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस वाले अमाउंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये जो बेसिक पे है, बेसिक सैलरी उसकी है 40,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस है 6,000 पर मंथ। तो इनके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। अब हम यहाँ पर साल भर का कैलकुलेशन करेंगे एचआरए का। तो हम चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। हाँ, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, वहाँ पे लिखा था एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको एचआरए कितना मिल रहा था। तो 16,000 पर मंथ का वो रेंट पे कर रहा था और उसको एचआरए कितना मिल रहा था, 15,000 रुपये कंपनी से मिल रहा था। ठीक है, और वो एक्चुअल में रेंट कितना पे कर रहा था, 16,000 रुपये पर मंथ का वो रेंट पे कर रहा था। ठीक है, तो एक्चुअल एचआरए उसको कितना मिला है, यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर उसको एक्चुअल एचआरए कितना मिला था, 15,000 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12, क्योंकि हम साल भर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया 1,80,000 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट वाला आता है हमारे पास में। इसमें अब इसमें से एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, इतना उसको मिलता है। अब एग्जाम्शन वाला अमाउंट हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में 3 पॉइंट्स थे। एक तो था एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो एक्चुअल अमाउंट तो इतना हो गया है ना, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है, ये है हमारे पास 1,80,000 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारे पास, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास एचआरए रिसीव, मतलब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितनी पे करता है, 16,000 रुपीज पर मंथ। तो 16,000 यहाँ पर आता है हमारे पास रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो पहले तो ये सैलरी कैसे करेंगे, सैलरी में हम जोड़ेंगे बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन तब लेते जब वो फिक्स परसेंट ऑफ सैलरी होता। तो बेसिक सैलरी उसकी कितनी थी, उसकी थी 40,000 बेसिक सैलरी। ठीक है, और उसके बाद डियरनेस अलाउंस उसको कितना मिल रहा था, उसको शायद 6,000 का डियरनेस अलाउंस मिल रहा था, है ना। क्वेश्चन मेरे सामने है इधर, तो मैं उसमें देख लेता हूँ उसको कितना डियरनेस अलाउंस। हाँ, 6,000 का डियरनेस हाँ डीए मिल रहा था। तो इसको भी 12 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 12 महीने का कैलकुलेशन करना है हमको। ठीक है, ये आ गया। रेंट पेड कितना वो करता है, वो करता है 16,000 रुपीज पर मंथ का, वो यहाँ पर रेंट पे करता है। तो 16,000 इंटू 12 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब उस अमाउंट का हम कैलकुलेशन देखते हैं कितना होता है अमाउंट। तो ये होता है, और इसका 10% करना है। ठीक है, बोर्ड में कुछ तकनीकी खराबी मुझे दिख रही है, ये चलने में थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है। ठीक है, ये जो पूरा अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका उसको 10% करना है। जादुई तरीके से चल रहा है, मैं लिख रहा हूँ और वहां पर थोड़ी देर बाद आ रहा है, वो तो गायब हो गया लिखा हुआ पूरा। ठीक है, इस बोर्ड में कुछ तकनीकी दिक्कत है, देखते हैं क्या हुआ, सारा कुछ हट गया। ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, ऐसे ही चलती है, क्या कर सकते हो आप तो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, आपकी तैयारी पे ध्यान दो। मैं जब तक बोर्ड पे लिखता हूँ, आप आपकी कॉपी में लिख चुके होंगे और आपका मिटा नहीं होगा। मेरा तो यहाँ पर था मेरा एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, अब सही चलने लगा। एक्चुअल एचआरए था मेरा 15,000 मुझे पर मंथ के हिसाब से इंटू 12, यहाँ पे था मेरा 1,80,000 रुपीज। ठीक, एक्चुअल एचआर हो गया। अब इसमें से मुझे एग्जम्प्ट ढूंढना है। एग्जम्प्ट कितना होगा, एग्जम्प्ट एचआरए का मुझे अमाउंट निकालना है एज पर सेक्शन 13, नहीं एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के हिसाब से क्या अमाउंट आएगा। तो इसका मैं कैलकुलेशन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट था मेरे को
एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ठीक है, ये कितना था मेरा 1,80,000, यही अभी मैंने वहाँ अमाउंट लिख के रखा है। ठीक, दूसरा अमाउंट था मेरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी के कैलकुलेशन में मेरे को क्या क्या लेना है, इस सैलरी में मेरे को लेना है मेरा बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन इन टर्म्स ऑफ, अगर कमीशन है फिक्स परसेंटेज पे, तो यहाँ पे तो पूरा अमाउंट था 50,000 रुपीज पर एनम, एक साल के लिए मिल रहा था पूरा, तो उसको हम सैलरी में कंसिडर नहीं करेंगे। तो कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर उसको सैलरी में, यहाँ पे उसको मिल रही थी 40,000 का बेसिक पे था और 6,000 का उसका डियरनेस अलाउंस था एक महीने का। इसको कर देंगे हम इंटू 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर इसका हम 10% अमाउंट कर देंगे। ठीक, उसके बाद में हमारा तीसरा था मेट्रो सिटी हो तो 50% ऑफ सैलरी, नहीं तो 40% ऑफ सैलरी। तो ये जो अमाउंट है ना, इसी वाले अमाउंट का 40% यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे हम 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, और जो यहाँ पर अमाउंट आएगा, कौन सा अमाउंट, ये वाला जो यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उसका हम 40% कर देंगे। तो एक ही बार में हम इसकी यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। अमाउंट आता है यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं रेंट पेड थी मेरी 16,000 इंटू 12। ठीक है, बोर्ड पे मेरे पास जगह कम है लिखने के लिए, तो मैं डायरेक्ट फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखूंगा। आप भी कैलकुलेट कर लो, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका आएगा 16,000 इंटू 12 का अमाउंट है 1,92,000 रुपीज। ठीक है, डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे है 1,92,000 रुपीज। ये आया भैया 16,000 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करके, बोलने लगेंगे नहीं तो कि हमको पता नहीं चला। माइनस कौन सा अमाउंट करेंगे, 10% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। कितना अमाउंट है 55,200। ये अमाउंट को जब आप कैलकुलेट करते हो 55,200 मतलब ये इतना अमाउंट आया होगा, 55,200,000 उसका 10% अगर कर रहे हो तो आ रहा है 55,200। इस अमाउंट का कैलकुलेशन है ये। ठीक है, इतने से 10% नहीं किया अभी, 10% करोगे तो यहाँ पर ये जीरो हट जाएगी, तो 55,200 को 1,92,000 से माइनस करोगे तो आएगा 1,36,800। यहाँ पर एक अमाउंट आता है 1,36,800। ठीक, उसके बाद आता है 40% ऑफ सैलरी। 40% करना है आपको 55,200 का, तो वो अमाउंट होगा आपका 2,20,800 रुपीज। कितना हो जाएगा 2,20,800 रुपीज। ठीक है, ये था यहाँ पर 1,80,000। आप कंपेयर करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इन तीनों में से जो अमाउंट कम हो, कितना अमाउंट होगा, ये 1,80,000 इज अ डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। ठीक, नहीं 1,80,000 नहीं, सॉरी 1,80,000 नहीं, सबसे कम अमाउंट कितना है, सबसे कम अमाउंट है इतना 1,36,800 रुपीज। मतलब जितना HRA मिल रहा है, कितना HRA 1,80,000 में से 1,36,800 रुपीज एग्जाम्प्ट है। ठीक है, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट होगा आपके लिए। तो ये ऐसे होता है HRA का कैलकुलेशन। जब भी आप एग्जाम में करोगे तो ये इतने आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आपने मैथ्स रीजनिंग आपके पार्ट ए में आती है मैथ्स, तो आपने वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ ही रखी होगी। तो ये होता है HRA का कैलकुलेशन। ऐसे ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है आपको 50,000 रुपीज़ की मैक्सिमम। आपको प्रोफेशनल जो टैक्स है उसकी डिडक्शन कितनी मिलती है, प्रोफेशनल टैक्स है 2,500 रुपीज़, और ये सभी के लिए है। ये आप अमाउंट लिख लो, जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 2,500 रुपीज़ का आपको डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम। ये सभी के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी। और एंटरटेनमेंट अलाउंस है तो वो किसको मिलता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर मिल रहा है तो उसका कैलकुलेशन हमने पढ़ा है वो वहां पर देगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये कर लिया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन से मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, किसी ने नहीं लिखा हो तो वो देख ले, लिख ले। ठीक है, उसके बाद में अभी ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में अपन देखते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस का अगर कैलकुलेशन पूछता तो यहाँ पर लिख देता, ये जो क्वेश्चन हमने देखा था उस क्वेश्चन में वो लिख देता और बोल देता कि ये मिस्टर राजकुमार है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ठीक है, बोर्ड काफी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये रहा, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता मिस्टर राजकुमार इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और उनके हिसाब से फिर, और यहाँ पर ये जितने भी दे रखे इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस का भी वो यहाँ पर कॉलम ऐड कर देता, पॉइंट ऐड करके लिख देता और बता देता कि इतना इतना है। फिर उसका जो आप वो करते। तो ये आज का हमारा लेक्चर हुआ। इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें सीखी, हमने यहाँ पर सैलरी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ा, डिडक्शंस वाला सेक्शन पढ़ा, हमने HRA का कैलकुलेशन पढ़ा, हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस का कैलकुलेशन पढ़ा, हमने
आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया सेक्शन 16 के हिसाब से। उसके बाद मैंने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में मैंने आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में बताया और मैंने आपको प्रोफेशनल टैक्स के बारे में बताया। यहीं से इसी किसी दायरे से क्वेश्चन बन जाएगा और आगे हम डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, हम एग्जम्प्ट इनकम वाला पढ़ेंगे। हाँ, मैंने आपको फुल्ली एग्जम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल और पार्टली टैक्सेबल यहाँ पर अलाउंसेस बताया, उसी में से एक था हाउस रेंट अलाउंस। और ये ऐसा क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप देख लेना। हाँ, कोई भैया यहाँ पर कमेंट करके बोल रहे थे कि जो लास्ट का लेक्चर था उसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आया, तो भैया आप एक बार फिर से पेपर चेक करना, रेजिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आप एक बार फिर से चेक करना। आने वाले दिनों में मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन मेरे द्वारा डिजाइन किए हुए मैं आपको एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा। करीबन उसमें मिनिमम 50 क्वेश्चन तो होंगे, ज्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो वो पूरी सीरीज डिस्कस करेंगे। वहां पे मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आऊंगा और वो भैया वहां पे देखना फिर कि उसमें से क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपके लिए ये लेक्चर रेलेवेंट नहीं है, तो आप मत देखो, लेकिन दूसरों को तो देखने दो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को आप लाइक करें और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।